चलिए आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में हमने पहले वीडियो में इसका कुछ परिचय देखा था। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, बायो और टेक्नोलॉजी। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक वर्ड आता है जिसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि एक इंजीनियर होता है वो क्या करता है, एक जैसे कि अगर घर का है, घर बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई पुराना घर है उसको तोड़कर उसको एक नया तरीके से डिज़ाइन देकर उसको घर बनाया जाता है, एक नया घर तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें जीन को है ना इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाता है कि हम जैसा उसमें लक्षण चाहते हैं उस प्रकार के हम लक्षण जीवों में डाल सकते हैं, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी परिभाषा देखे थे तो बताया गया था कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जैसे कि डीएनए, तो डीएनए में आवश्यकता अनुसार डीएनए में आवश्यकता अनुसार हम अपने इच्छा से है ना, आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं, काट छांट करके उसमें मरम्मत करके ठीक है, या कोई भी सुधार करके, जैसे कि अगर कोई जीव को कोई भी प्रकार का उसमें विकृति है उसको हटाकर उसको क्या किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है ना, उसके डीएनए को, और उसमें मरम्मत करके सुधार करके उनके लक्षणों को क्या किया जा सकता है, उनके लक्षणों को इच्छानुसार है ना, जैसा हमको लक्षण चाहिए उस लक्षण के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। करते हैं तो यही क्रिया कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या कर देते हैं, जो डीएनए होते हैं उसमें उसको हम फेर बदल करके एक नए लक्षणों वाला डीएनए तैयार कर सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसके अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी आता है, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहा जाता है उसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक मुख्य वर्ड आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मुख्य टेक्नोलॉजी होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, दो अलग अलग डीएनए को है ना, क्या करते हैं, दो जीवों के अलग अलग डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, एक फर्स्ट डीएनए और ये सेकंड डीएनए, तो दो जीवों के डीएनए को जोड़कर जिस भी जीव के हमको लक्षण चाहिए उस जीव के डीएनए को है ना, डीएनए में उपस्थित जीन को निकाल कर एक दूसरे वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है, उसको बाइंड कर दिया जाता है। और बाइंड करने के पश्चात ये दोनों एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं, एक नया डीएनए बनता है। इस डीएनए को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो अलग अलग डीएनए से एक नया डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब इसकी हम थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। इस प्रकार से एक जीव के डीएनए खंड को, पूरे डीएनए को नहीं लिया जाता है, किसी भी डीएनए को जिसका हमको लक्षण चाहिए उस डीएनए के एक खंड को अलग किया जाता है। ये जो डीएनए खंड अलग करते हैं वो एक स्पेशल एंजाइम के थ्रू अलग होता है, उसके बारे में हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसके खंड को लेकर दूसरे जीवों के डीएनए के साथ शरीर के बाहर जोड़ा जाता है ना। क्या करते हैं, एक जीव के डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर जोड़ा जाता है। ऐसे डीएनए को फिर उनसे जो डीएनए बनता है नए लक्षणों वाले उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है
जो एक नया लक्षणों वाला जो डीएनए बनता है उसको क्या करते हैं, जिस भी जीवों में हमको लक्षण चाहिए उस जीवों में क्या कर दिया जाता है, जिसको इच्छित जीव बोल सकते हैं हम, है ना। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इच्छित जीव में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से जो भी लक्षण होते हैं डीएनए के, वो लक्षण उन जीवों में दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर जो डीएनए जिस जीवों का लक्षण हमको चाहिए रहता है उस डीएनए को क्या बोला जाता है, फॉरेन डीएनए कहा जाता है ना। यहाँ पर डीएनए जो होते हैं तो 2 डीएनए होते हैं, जिसमें से एक फॉरेन डीएनए होता है जिसको बाहरी डीएनए कहा जाता है, जिसका लक्षण चाहिए रहता है, और जिस डीएनए के साथ उसको बाइंड किया जाता है उसको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिस डीएनए का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाहरी जीन, फॉरेन डीएनए होता है ये, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फॉरेन जीन कहते हैं। इसके लक्षण हमको चाहिए रहता है, तो ये होता है बाहरी जीन, है ना। इसको डोनर भी कहा जाता है क्योंकि इसी के लक्षण सामने वाले को हमको देना रहता है, ठीक है। तो इसको एक और वर्ड भी बोले जाता है जिसको कहा जाता है डोनर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो एक दूसरा डीएनए होता है, इसको कहा जाता है दूसरा डीएनए, जिस पर जोड़ा जाता है। इस डीएनए को जिस डीएनए पर जोड़ा जाता है उस डीएनए को कहा जाता है वेक्टर या वाहक डीएनए, ठीक है। इस तरीके से 2 डीएनए होते हैं जिसका नाम होता है, एक को बोला जाता है फॉरेन डीएनए या बाहरी डीएनए और एक को कहा जाता है वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए। इन दोनों से मिलकर फिर क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि अगर इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण करना है, जिस भी जीवों में हमको इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है वह हमारे शरीर में जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है उसके बीटा सेल से वो प्राप्त होती है। तो जिस भी व्यक्ति में जैसे कि जो शुगर की बीमारी होती है ना, तो उसमें यदि इंसुलिन की कमी होती है तब उस व्यक्ति को शुगर की बीमारी होती है। तो यदि हम उसको बाहर से इंसुलिन दें तो क्या होता है कि उसमें जो इंसुलिन का जो कार्य रहता है वो पूरा होने लगता है। तो इस प्रकार से बाहर में क्या किया जाता है, इंसुलिन तैयार किया जाता है। तो इंसुलिन तैयार करने के लिए एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की आवश्यकता होती है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक जीवाणु कोशिका लेते हैं, ठीक है। एक जीवाणु कोशिका लेते हैं जिसका डीएनए को वाहक डीएनए कहा जाता है। इस जीवाणु में एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है, जीवाणुओं में पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मिड कहा जाता है। ये एक जीवाणु में अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। इससे एक स्पेशल प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन भी होता है। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए उपस्थित होता है, इस तरीके से जो जीवाणुओं में डीएनए उपस्थित होता है, तो इनको लेते हैं जीवाणुओं को, और ह्यूमन सेल्स को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं हम, ह्यूमन सेल को, जहाँ से हमको इंसुलिन के जीन प्राप्त करने होते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन सेल का जो डीएनए होता है, ये क्या है, डीएनए है। किसका डीएनए है, ये ह्यूमन सेल का डीएनए है। इस डीएनए में जो इंसुलिन जीन उपस्थित होते हैं, कौन से जीन, इंसुलिन जीन उपस्थित होते हैं। ये जो इंसुलिन होता है वो मनुष्य के पैंक्रियास के बीटा सेल से सिक्रेट होते हैं। तो उसके जो डीएनए है, तो ऐसा जीन जो इंसुलिन सिक्रेशन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं,
उसको अलग किया जाता है, और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को अलग किया जाता है। तो इनका किसको लिया जाता है? इनका लिया जाता है प्लाज्मिड को, है ना, इनका प्लाज्मिड लिया जाता है। और इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? ह्यूमन सेल से उनके इंसुलिन वाले जीन को इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो ये उनका इंसुलिन वाला जीन है। इस प्रकार से इन दोनों को सबसे पहले क्या किया जाता है? इनमें विशेष प्रकार के इनके खंड को अलग किया जाता है। तो इनका जो खंड रहता है वो अलग होता है एक एंजाइम के थ्रू। पूरे प्लाज्मिड को नहीं लिया जाता है, इनका एक स्पेशल डीएनए खंड को ही लिया जाता है, ठीक है। और इनसे भी क्या लिया जाता है? इनका भी एक टुकड़ा ही लिया जाता है इस तरीके से। तो इंसुलिन जीन के एक छोटे से खंड को लिया जाता है और प्लाज्मिड के भी एक छोटे से खंड को लिया जाता है। तो इन खंडों, ये जो खंड बटे हुए हैं, ये बढ़ते कैसे हैं? तो ये बढ़ते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम जो होते हैं वो स्पेशली जीवाणुओं से ही प्राप्त किया जाता है, जो क्या करते हैं? इन डीएनए को, है ना, एक विशिष्ट क्रम, एक स्थान होता है, एक विशिष्ट स्थान होता है, वहाँ से उसको क्या कर देते हैं? वो काट देते हैं, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से होता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से। अब ये दोनों क्या करते हैं? दोनों खंड आपस में जुड़ जाते हैं। तो दो अलग अलग डीएनए आपस में क्या हो गए? जुड़ जाते हैं इस तरीके से। तो ये है इंसुलिन का डीएनए और ये है प्लाज्मिड जीवाणुओं का डीएनए। तो इस तरीके से यहाँ पर जिसका भी हमको क्या, यहाँ पर हम क्या तैयार कर रहे हैं? यहाँ पर हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं इंसुलिन। तो ये वाला जो डीएनए होता है इसको कहा जाता है फॉरेन डीएनए, इसको बोला जाता है फॉरेन डीएनए। और ये जो प्लाज्मिड होता है ये होता है वेक्टर डीएनए, क्योंकि ये वाहक का काम करते हैं। हम किसी भी डीएनए को डायरेक्ट कोई भी जीवों में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, है ना। उसके लिए क्या होता है? एक बाहरी वाहक को लिया जाता है जिसके साथ उसको बाइंड करके हम उस जीव पर उसको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉरेन डीएनए होता है और ये वाहक डीएनए होता है। अब यहाँ पर जो डीएनए बना है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये ह्यूमन सेल है और ये क्या है? एक जीवाणु है, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में एक वाहक के रूप में प्लाज्मिड पाया जाता है। ये क्या करते हैं? क्यों यहाँ पर प्लाज्मिड को ही चूज किया जाता है? क्योंकि प्लाज्मिड में रूपांतरण करने की क्रिया या मल्टीप्लिकेशन करने की क्रिया बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका डीएनए और इनके डीएनए को क्या किया जाता है? बाइंड कराकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर हम लिख लेते हैं कट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का क्या है? ये कटिंग है। उसके पश्चात इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है? एक जीवाणुओं में प्रवेश कराया जाता है। जीवाणुओं में क्या किया जाता है? उनको एक अदर बैक्टीरिया में इसको प्रवेश कराया जाता है जहां पर प्लाज्मिड उपस्थित नहीं होता। उसके पश्चात इन जीवाणुओं का क्या किया जाता है? इस प्लाज्मिड को इन जीवाणुओं में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या हो गया? इंटर हो गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसको क्या किया गया है? अदर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का जैसे कि अगर हम इकोलाई बैक्टीरिया में उसको क्या कर दिया गया? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके पश्चात इस बैक्टीरिया को एक संवर्धन माध्यम में एक बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? इनका कल्चर किया जाता है ना। अब इनका कल्चर किया जाता है तो जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लक्षण होते हैं वो लक्षण यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया के प्रजनन के थ्रू यहाँ पर इसी प्रकार के बहुत सारे बैक्टीरिया का क्या हो जाता है? यहाँ पर निर्माण होने लगता है। और जो भी इसमें डीएनए उपस्थित होता है इसी के लक्षण इस बैक्टीरिया में क्या होने लगते हैं? आने लगते हैं। तो यहाँ पर डीएनए के क्लोन
तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंसुलिन डीएनए है उपस्थित है, इसलिए ये जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको जब बड़े पैमाने पर इनका जब संवर्धन किया जाता है तो ये इंसुलिन का क्या करने लगते हैं, सिक्रेशन करने लगते हैं, है ना। एक बैक्टीरिया से लाखों बैक्टीरिया का निर्माण होता है और प्रत्येक बैक्टीरिया से फिर इंसुलिन जो जीन हम ट्रांसफ़र किए हैं उसके थ्रू यहाँ पर इंसुलिन क्या होने लगते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं। तो किसका क्लोन तैयार होने लगता है, इंसुलिन बनाने वाले जीन यहाँ पर उसका क्लोन तैयार होने लगता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। उसके पश्चात इन जो इंसुलिन बनते हैं उसको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से फिर इंसुलिन को क्या कर लिया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में इंसुलिन को लेकर बताया कि कैसे किसी व्यक्ति में जो बाहर से इंसुलिन डाला जाता है तो ये इंसुलिन कैसे तैयार किया जाता है। तो जो भी जीन जो इंसुलिन तैयार करते हैं उस जीन को क्या किया जाता है, बाहर में उनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है और उनको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके इससे इंसुलिन प्राप्त करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण किया जाता है। फिर बड़े पैमाने पर इंसुलिन क्या होते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं। तो इस तरीके से है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एग्जाम्पल। आगे देखेंगे हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो आगे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था उसमें क्या क्या उपकरण यूज़ किए जाते हैं जिससे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो उपयोग होता है, जब किसी भी जीव के डीएनए को निकाला जाता है तो उनके पूरे डीएनए को तो निकाला नहीं जाता है ना। उसमें क्या करते हैं, एक स्पेशल भाग को ही निकाला जाता है। तो वो निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो एक एंजाइम के थ्रू होता है, जो कि पहला उपकरण होता है जिसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, है ना। मतलब ये क्या है, एक एंजाइम होता है जो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, डीएनए के एक विशिष्ट भाग की पहचान करते हैं और उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यही होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज है वो आर्बर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया इसका खोज, आर्बर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको खोजा था। ठीक है, इसकी जो खोज की थी उन्होंने 1962 में इसको खोजा था। इसके पश्चात दो वैज्ञानिक जिसका नाम था स्मिथ और नैंथेस, स्मिथ व नैंथेस ने क्या किया, 1970 में सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी, है ना, जिसको उन्होंने एक जीवाणुओं से प्राप्त किया था। तो स्मिथ व नैंथेस ने 1970 में क्या किया, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की, जिसका नाम है HindIII। ठीक है, और ये इसे HindIII नामक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो खोज की, इसको उन्होंने खोजा एक जीवाणुओं से। इस जीवाणुओं को कहा जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये क्या है, ये एक जीवाणु है जहाँ से स्मिथ व नैंथेस ने 1970 में सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की, जिसका नाम है HindIII। ये जो नाम है वो हीमो से ही इनका नाम निकाला गया है। H का मतलब है हीमो और IN से इन्फ्लुएंजा, तो इसी के नाम पर ही रखा गया है HindIII। ये सबसे पहला
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि इको R1, ये भी एक प्रतिबंधित एंजाइम ही होता है। इसके अलावा बाम H1 है ना, और एक ये है हिंद थर्ड। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो यही है। तो ये है उसका हिस्ट्री। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किस तरीके से डीएनए के खंडों को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जीवाणुओं में एंजाइम के ऐसे समूह पाए जाते हैं जो डीएनए या इसके स्टैंड को विशिष्ट स्थान से अलग करने में सक्षम होते हैं। तो ये डीएनए के एक विशिष्ट स्थान को ही अलग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो जिस स्थान को ये क्या करते हैं, अलग करते हैं, उस स्थान को कहा जाता है रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। उस स्थान को क्या बोला जाता है, रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। तो उन स्थानों पर एक पैलिड्रोम सीक्वेंस होता है ना, डीएनए का एक विशिष्ट स्थान। अब वो स्थान कौन सा होता है, उस स्थान को कहा जाता है पैलिड्रोम सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, यदि उनके क्रमों को दोनों ओर से पढ़ने पर वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, सेम, एक समान दिखाई देते हैं, है ना। तो पैलिड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा डीएनए का क्रम जिसे दोनों ओर से पढ़ने पर एक समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैडम, या मलयालम भी आप लिख सकते हैं, है ना, मैडम है, मलयालम। तो देखिए, इसको जब आप इधर से भी पढ़ेंगे तो भी आप वही पढ़ेंगे, जब इसको इधर से पढ़ेंगे तो भी आप उसी को ही पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से डीएनए का इसी प्रकार से क्रम होता है। जो उनके नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो इनका जो दोनों स्ट्रैंड होता है डीएनए का, अब यहाँ पर हम डीएनए को ही समझते हैं। देखिए, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। इसके बाद जी, इस तरीके से क्या है, एक डीएनए का क्रम है। ये 5 days to 3 days, 3 days to 5 days। तो ये दोनों डीएनए के क्या हैं, स्टैंड है। इसमें जो इनके नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसका एक विशिष्ट स्थान, जैसे कि आप उसका एक विशिष्ट स्थान देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस है यहाँ पर जिसको पैलिड्रोम सीक्वेंस कहा जाता है। यहाँ पर जब आप नाइट्रोजन क्षार को पढ़ेंगे तो आप यहाँ से पढ़िए, जैसे GAATTCG, है ना। उसके बाद जब इसको आप उल्टा पढ़ेंगे तो यहाँ से आप उसको उल्टा पढ़ सकते हैं, जैसे कि CT, है ना, ये फिर AG। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसको मत लीजिएगा, यहाँ से सीक्वेंस उसका क्या है,
ठीक है, तो जब आप उसको यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इधर से पढ़ेंगे, और जब वापस आप इसको इधर से पढ़ेंगे, है ना, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, एक समान दिखाई देगा। तो इसी सीक्वेंस को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो इसी सीक्वेंस से इसको क्या करते हैं, वो काट देते हैं। तो जब यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, तो वो इस क्रम को देखते हैं और उसको इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, काट देते हैं ऐसे। तो यहाँ से डीएनए क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं ये। अब इतना भाग को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो आगे जब ये डीएनए टूटते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं ये, और इसका जो दूसरा भाग होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जी है, ये ट्रिपल बॉन्ड सी, उसके बाद टी टी ए, इतना डीएनए यहाँ टूटा था, और जो ये वाला हिस्सा है वो इधर आ जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इस एंजाइम की सहायता से डीएनए क्या हो गए, अलग हो गए, और इसी क्रम में वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के पश्चात फिर ये क्या है, जैसे कि ये फॉरेन डीएनए है ना, क्योंकि दोनों डीएनए को हमको अलग करना रहता है। तो जैसे कि ये क्या है, एक बाहरी डीएनए है, इसी प्रकार से सेम इसी सीक्वेंस से जो वेक्टर डीएनए होता है उसको भी अलग कर दिया जाता है, और इसको अलग करने के पश्चात ये जो डीएनए होता है इसका ये एक भाग है, अब इसके स्थान पर वेक्टर डीएनए को लाकर इसी सीक्वेंस में वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कार्य। ये क्या करते हैं, डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटते हैं, और उस विशिष्ट स्थान पर जो सीक्वेंस होते हैं उसको पैलिड्रोम सीक्वेंस कहा जाता है। चलिए, तो ये पहला टूल्स जो हो चुका है, जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंतर्गत जो दूसरा टूल्स आता है वो क्या है कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद वो डीएनए जो अलग हुए रहते हैं वो किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट होते हैं, है ना। तो दूसरा टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी, है ना, किसी भी कोशिका, मतलब जिस भी डीएनए या जीव के जो लक्षण चाहिए उसके डीएनए, ठीक है, कोई भी कोशिका के डीएनए को सबसे पहले क्या किया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या किया गया, उसको अलग किया गया, अलग किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि उस डीएनए को उस कोशिका से सबसे पहले इस एंजाइम के थ्रू उसको अलग किया गया। फिर उन खंडों को, जो अलग किए गए खंड हैं, उन खंडों को कौन से एंजाइम के थ्रू, लाइगेज एंजाइम के थ्रू, लाइगेज एंजाइम, ठीक है, जो डीएनए को जोड़ता है उस एंजाइम को कहते हैं लाइगेज एंजाइम। तो उस लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में क्या कर दिया जाता है, उसको संयोजित या बाइंड कर दिया जाता है। संयोजित करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा जो टूल्स है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से वो जो अलग किए गए खंड होते हैं उन खंडों को वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वेक्टर डीएनए होता है ना, वेक्टर डीएनए के खंड और जो फॉरेनर डीएनए होता है,
फॉरेन डीएनए जिसके लक्षण हमको चाहिए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है और इन दोनों को जोड़कर फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। ठीक है, इनको अलग किससे करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू अलग करते हैं और फिर दोनों डीएनए को जोड़ते कैसे हैं, लाइगेज एंजाइम की सहायता से उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये है दूसरा टूल्स। तीसरा जो टूल्स है वह है वेक्टर डीएनए, जिसको वाहक डीएनए भी कहा जाता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर बताया कि वेक्टर डीएनए है ना, शुरू में भी बताया गया था कि वेक्टर डीएनए एक प्लाज्मिड होता है करके, जो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेक्टर डीएनए होते हैं वाहक का जो काम करते हैं, वेक्टर डीएनए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो वाहक होते हैं इसका यहाँ पर यूज़ ही क्यों किया जाता है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि क्योंकि कोई भी डीएनए को डायरेक्ट किसी भी जीवों में प्रवेश नहीं कराया जा सकता, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होता है वेक्टर डीएनए। ये क्या करता है, एक जैसे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में जो वेक्टर डीएनए होते हैं, वेक्टर डीएनए क्या करते हैं, एक गाड़ी के रूप में काम करते हैं, एक गाड़ी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि गाड़ी क्या करता है, हमको केवल एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ने में मदद करते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक डीएनए को दूसरे जीवों के डीएनए तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, एक वाहक की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट कोई भी डीएनए को नहीं ट्रांसफ़र किया जाता, इसीलिए जो वेक्टर डीएनए होते हैं उसके साथ सबसे पहले उसको बाइंड किया जाता है और बाइंड करने के पश्चात उसको फिर अगले जीवों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरीके से जो वेक्टर डीएनए होता है वो एक गाड़ी के रूप में काम किया जाता है, जिसमें इस स्थानांतरित होने वाला डीएनए क्या होता है, सवारी की तरह काम करता है ना। और जो डीएनए होता है, स्थानांतरित डीएनए, इस वाहक में जो डीएनए को जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसको स्थानांतरित डीएनए कहा जाता है, वो एक सवारी की तरह काम करता है। तो इस तरीके से आप गाड़ी और सवारी से इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, तो इससे आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो वाहक डीएनए होते हैं वो एक गाड़ी की तरह काम करते हैं और जो उस पर बाइंड होते हैं बाहरी डीएनए, यानी कि उसको स्थानांतरित डीएनए कहा जाता है, वो एक सवारी की तरह काम करता है। तो इसमें जो वेक्टर डीएनए होते हैं इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड है। इसके अलावा कॉस्मिड्स, एक और है फैगमिड्स या फेज वायरस जिसको कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, एक वेक्टर डीएनए की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये जो है ये जीवाणुओं में एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ई कोलाई में जैसे कि प्लाज्मिड है, तो ई कोलाई क्या है, एक जीवाणु होता है। ठीक है, और ये जो वेक्टर डीएनए जैसे कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेज वायरस है ना, ये सभी क्या है, एक अतिरिक्त डीएनए होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई कोलाई जीवाणु में गुणसूत्र से अलग कोशिका द्रव्य में, ठीक है, गुणसूत्र के अलावा वहां पर एक और अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले डीएनए के ही बने संरचना होती है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, एक अतिरिक्त अनुवंशिक पदार्थ होता है।
जिसमें स्वद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। मतलब वो खुद से क्या हो जाते हैं, स्वद्विगुणन हो जाते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको जब कोई अन्य बैक्टीरिया में जब इनको प्रवेश कराया जाता है तो ये उनके लिए हानिकारक नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए जीवाणुओं के ही आनुवांशिक पदार्थ को लिया जाता है और इनके साथ जब कोई भी डीएनए को बाइंड करके फिर से एक अदर जीवाणुओं में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि अभी हमने इंसुलिन में बताया था, उसमें फिर क्या होता है, वो जल्दी जल्दी स्वद्विगुणन करते हैं और उसी के समान फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से इसका तीसरा टूल्स है वेक्टर डीएनए। तो यहाँ पर आपको समझ आ ही चुका होगा कि वेक्टर डीएनए एक वाहक का ही काम करता है।